हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डीमैट अकाउंट क्या होता है भाई? डीमैट अकाउंट को आप यूँ समझो जैसे कि आप लोग एक बैंक अकाउंट खोलते हो। बैंक अकाउंट क्यों ज़रूरी है? पैसे को रखने के लिए, है ना। पैसे का आप आदान प्रदान चेक के थ्रू या कैश के थ्रू जैसे भी करते हैं, तो उसके लिए आपको बैंक खाता होना ज़रूरी है। किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना आपका तो कहाँ करेगा? बैंक अकाउंट में करेगा ना। ऐसे ही जो शेयर्स खरीदे जाते हैं, शेयर्स, अब तो कुछ और सिक्योरिटीज़ भी हैं जो डीमैट फॉर्म में आती हैं। तो सिक्योरिटीज़ पहले रखी जाती थी फिजिकल टाइप से। फिजिकल मतलब एक सर्टिफिकेट आपको मिलता था बॉन्ड का या शेयर का, जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे, या डिवेंचर का जिसे हम डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलते थे, या फिर बॉन्ड का जिसे हम बॉन्ड सर्टिफिकेट बोलते थे। ये बाकायदा इस पे रेवेन्यू स्टाम्प लग के और साइन होके स्टाम्प लग के, रबर स्टाम्प लगती थी कंपनी की, वो आपको दिया जाता था जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते थे। तो लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको कि सपोज़ मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास आप दोनों ही इन्वेस्टर बैठे हुए हो। मैंने ब्रोकर से बोला भाई मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो ब्रोकर ने बोला भाई ये शेयर मत बेचो। नहीं, मैंने मुझे तो बेचने पड़ेंगे। तो ब्रोकर ने मुझे बोला कि एक काम करो, मैं आपको पैसे की ज़रूरत जो आपकी डिमांड है वो पूरी करवा देता हूँ, आपके शेयर भी नहीं बिकेंगे। तो मैं ये कैसे हो जाएगा? उसने बोला एक काम करो, इस पे इस सर्टिफिकेट को, पहले क्या होता जो फिजिकल सर्टिफिकेट होते थे उसके पीछे साइन किए जाते थे जब किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करते थे। तो मैंने सपोज़ मेरे 1 लाख के शेयर थे, मैं तुमसे 1 लाख रुपए ले लिए और जानबूझकर ब्रोकर के कहने पे साइन गलत कर दिए। तो जब तक आप उसे भेजेंगे रजिस्ट्रार के पास, वहाँ से वो रिजेक्ट होके वापस कोरियर आपको मिलेगा, स्पीड पोस्ट आपके पास आएगी, तब तक डेढ़ 2 महीने का समय निकल जाता था। वही शेयर मैंने सामने वाली पार्टी को ही बेच दिए। शेयर तो एक ही थे मेरे पास, लेकिन मैंने तुमसे ही बोला भाई 1 लाख दो, तुम ले लो, और दोनों को ही नहीं दिए। जब 2 महीने बाद तुम मेरे पास वापस आओगे तो मैं कहूँगा अरे वो अच्छा नहीं हुए, लाओ मैं दोबारा साइन कर देता हूँ। फिर 2 महीने के लिए बात और चली गई, फिर दोबारा सिग्नेचर मिसमैच हो जाएंगे। अब जब 4 महीने बाद आप लौट के आए, मैंने भैया मेरा तो काम हो चुका है, लो अपने अपने पैसे पकड़ो। ये तो तब है जब मैं जेन्युइन हूँ, लेकिन हर कोई तो जेन्युइन नहीं होता। तो अब आप शेयर का वो सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो, ना तो आपके पास शेयर है ना पैसे। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत होते थे पहले। कभी जानबूझ के या गलती से अगर सिग्नेचर मिसमैच हो गए तो ना तो आपके पास पैसे ही रहे और ना ही आपको शेयर ही मिल पाए। तो इसीलिए सरकार ने अभी सारे शेयर्स को डीमैट कंपल्सरी कर दिया है। अब जो भी शेयर का आदान-प्रदान हम लोग करते हैं वो डीमैट अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो डीमैट अकाउंट शेयर को रखने के लिए, डीमैटेरियलाइज़ फॉर्म में रखने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। बात आ रही समझ में? शेयर रखने हैं तो डीमैट अकाउंट चाहिए, पैसे रखने हैं तो बैंक अकाउंट चाहिए। पॉइंट क्लियर है? हाँ। अब इसके बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब बात की बात है, वो हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। जैसे डीमैट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोला जाता है। वो खोला जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, यानी खरीद-बेच करने के लिए। आपने एक बार खरीद लिया, वो शेयर खरीद लिए तो रखोगे कहाँ? अलमारी में तो नहीं रखे जाएँगे, फिज़िकल नहीं है। ना पर्स में रख सकते हैं, तो डीमैट में पड़े रहेंगे। आपका आधार कार्ड, आधार नंबर और पैन नंबर उसमें अटैच हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर अपडेट रहेगा। आप उसे जब मर्ज़ी अपने मोबाइल पे ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं या सेल और बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो जब आप बेचेंगे तो डीमैट अकाउंट से वो दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, ठीक है? आपसे लेके वो दूसरे को दे दिए जाएँगे, जब आप कोई शेयर बेचते हैं। इसी काम के लिए एक्सचेंज और ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर का काम ही है फैसिलिटेट कराना। तो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, वो यही काम करती है, क्लीयरिंग का काम करती है। किसने माल बेचा और किसको बेचा। तो ये ज़िम्मेदारी ब्रोकर की है कि जिसको माल बेचा उसको वो शेयर मिल जाए, ठीक है? तो इसमें 2 तरफ के ब्रोकर काम करते हैं, एक जो सेल करेगा उसका ब्रोकर और एक जिसने बाय किया उसका ब्रोकर। ये क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू इनका कोऑर्डिनेशन होता है, डेली इसकी फाइल अपलोड होती है, किस अकाउंट से कितने शेयर डेबिट होने और किस अकाउंट में कितने शेयर क्रेडिट होने हैं, ये डेली बेसिस पे चलता रहता है, ठीक है? तो हमारे यहाँ इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है? तीसरी नहीं है। ये आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक सीडीएसएल होती पहुंचे। है बेल सेंट्रल आइकन ज़रूर डिपॉजिटरी दबाइए। सर्विसेज लिमिटेड।
CDSL। NSDL होती है नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL, ठीक है। ये दो ही होती हैं मेन। जैसे हमारे दो मेन एक्सचेंजेस हैं ना, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली का और मुंबई का सेंसेक्स। हाँ, बॉम्बे का नाम अब मुंबई हो गया है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जो कि मुंबई में काला घोड़ा पे इसका हेड ऑफिस है, और NSE दिल्ली में, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टेक्नोलॉजी लेके आया था साथ में अपने, इसी का ये है आज आप जो देखते हो ना, बच्चा बच्चा मोबाइल में ट्रेडिंग कर पा रहा है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ही देन है। ये अपने साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेके आया था, जिसकी वजह से हम शेयर खरीदना इतना आसान कर पा रहे हैं, इतनी आसानी से हम शेयर खरीद पा रहे हैं, ठीक है। NSE में 50 कंपनियां होती हैं, और इस 50 कंपनी के इंडेक्स को हम निफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफ्टी। पूरा नाम बोले तो निफ्टी 50, और ज़्यादातर वॉल्यूम, ज़्यादातर काम निफ्टी 50 में ही होता है। बट जो ओल्डेस्ट इंडेक्स हमारे पास है वो है सेंसेक्स 30, उसमें टॉप की 30 कंपनियां रखी जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो, या फिर कुछ आपको अलग से नॉलेज चाहिए, या कोई भी डाउट हो रहा हो आपको, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे नॉलेज चाहिए तो वो भी आप टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द ला सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कीजिए, और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को एक शेयर चीज़ तुम लोगों को कीजिए। और बता दूं, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है, आज से 10 साल या 20 साल पहले जो NSE में 50 कंपनियां थी, वो आज नहीं है, और ना अगले 10 साल बाद होंगी। इनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। कंपोजिशन मतलब होता है किन किन कंपनियों के प्राइस से इंडेक्स बना है, वो इंडेक्स की रीशफलिंग होती रहती है। पुरानी कंपनियां जो परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, जिनका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या कम हो जाता है, उसको वो हटा देते हैं, और जो नई न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां आ रही होती है, नई कंपनियां आ रही होती हैं, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। इसलिए इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये बात और है, शेयर एक बार को ज़ीरो हो सकता है, कंपनी खराब है तो, इंडेक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। सर, ये जो कंपनी चेंज हो रही है वो अप्रोक्स टाइम पीरियड क्या रहता है इनका? इसकी नॉर्मली हाफ ईयरली इसकी सेटिंग होती है, अगर कुछ चेंजेस करने हो तो चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। वो भी इनका जो डेटा होता है, कितना वॉल्यूम है, कितने शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं, क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत डिटेल की बात हो जाएगी, लेकिन सिस्टम यही होता है इनका। वॉल्यूम है कि नहीं, सिग्निफिकेंस है या नहीं, उसके हिसाब से ये NSE BSE डिसाइड करते हैं किस कंपनी को अंदर लेके आना है और किस कंपनी को बाहर हटाना है।